महिला मंडल के सभी यहाँ पर उपस्थित प्रतिनिधि, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, माता और प्यारे बच्चों, आज बहुत लंबे अरसे के बाद सैंस घाटी में आना हुआ। ये घाटी देवी देवताओं की घाटी है। प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से इस घाटी का एक अलग महत्व है और उसके साथ साथ लोग भी यहाँ पर देवतुल्य हैं, इसलिए सबके दर्शन करने का आज एक साथ सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पीछे हमारा एक कार्यक्रम बना था देवता पुंडरीक ऋषि जी के यहाँ आने का, और कार्यक्रम की सारी रूपरेखा भी तय हो गई थी, लेकिन बाद में ऐसी परिस्थिति हुई कि जिसके कारण मुझे यहां पहुंचना संभव नहीं हो पाया। उस कमी को भी आने वाले समय में कभी पूरा करेंगे जरूर। वहां दर्शन देने के लिए जाऊंगा, दर्शन देने के लिए जाऊंगा, आशीर्वाद लेने के लिए जाऊंगा। और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि विशेष तौर से देवता लक्ष्मी नारायण के भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य यहां पर होना है, जिसकी शुरुआत आज हुई है। उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत लंबे समय से इस बात को लेकर के प्रयत्न चल रहे थे, प्रयास चल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद समय लग गया। लेकिन आज मुझे इस बात की खुशी है कि इस पवित्र कार्य की शुरुआत करने का सौभाग्य मुझे मिला, देवता का आशीर्वाद लेने का भी सौभाग्य मुझे मिला, और बहुत जल्दी यह भव्य मंदिर बनकर के यहां पर तैयार हो और देवता के प्रति जो श्रद्धा रखते हैं उनके लिए भी आस्था का यह केंद्र होगा, और उसके साथ साथ में पर्यटन की दृष्टि से भी इस क्षेत्र के लिए एक नई चीज जुड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। हम सब लोग पहाड़ी लोग हैं। देवी देवता हमारे जीवन का नियमित हिस्सा है, जिसको बोल सकते हैं नियमित। मुझे नहीं लगता है कि गांव में कोई व्यक्ति ऐसा होगा कि वो अपने देवते को प्रणाम किए बिना घर से निकलता होगा, देवते को स्मरण किए बिना घर से किसी काम के लिए निकलता होगा। यही देवभूमि के हम सब लोगों की एक बहुत बड़ी खासियत है। ये देवी देवता हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे, ऐसी मैं कामना करता हूं। और हिमाचल प्रगति की राह पर तेजी से आगे बढ़े, उसके लिए देवी देवताओं से सबके लिए आशीर्वाद भी मांगता हूं। यहां भाई शौरी जी अपनी बात कह रहे थे, मंच पर और भी नेता बैठे हैं। हमारे गोविंद ठाकुर जी यहाँ पर आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में मौजूद हैं। आपका संबोधन नहीं हो पाया, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, क्योंकि इन्होंने स्वयं ही कहा कि अगले कार्यक्रम में जाना है। उसके बाद मंडी भी हमने शाम को बैठक रखी है, कार्यक्रम रखा है, इसलिए समय की कमी है। और दूसरी बात ये भी मेरा ये मानना है कि जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे, जब मेले में आते थे, तो भाषण सुनने के लिए कोई नहीं आता। मेले में तो आनंद करने के लिए आते हैं।
साथियों को मिलने के लिए, साथियों के साथ गप्पे मारने के लिए, जलेबी खाने के लिए, पकौड़े खाने के लिए, कुछ यहाँ पर इंडोले लगे हुए, इंडोले में फेरा मारने के लिए, फिर नाटी का फेरा मारने के लिए, यही इसी काम के लिए, इसी प्राथमिकता के साथ मेले का आयोजन किया जाता था। क्योंकि एक वक्त था जब मनोरंजन का कोई साधन नहीं हुआ करता था। हम लोग साल भर इंतजार करते थे मेले का, क्योंकि मेले के आयोजन साल में एक बार होते हैं, अलग अलग स्थानों पर होते थे। वो तारीखें तय होती थी मेले के लिए, पहले से ही मेहमान आने के लिए ये भी तय होते थे मेले में जाना है, और मेहमानों का स्वागत करने वाले गांव के लोग भी तैयार होते थे। देवी देवता भी पहले से ही तय कार्यक्रम के तहत उन मेलों में जाते थे, और उन मेलों की शोभा के कारण सब लोगों को मनोरंजन भी मिलता था और मिलने का अवसर भी मिलता था। और यहां तक कि एक वक्त में तो ये था कि व्यापार के सबसे बड़ा जरिया अगर होता था, मेले जाते थे, लोग सामान खरीदते थे, अपनी जरूरत का सामान खरीदने के लिए भी मेले का आयोजन उस तरह से हुआ था। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में जो है बदलाव आया है। मेले व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र नहीं रहा, लेकिन उसके बावजूद हमारे सांस्कृतिक धरोहर को जिंदा रखने के लिए मेले का आज भी बहुत महत्व है। और खास तौर से मैं कुल्लू वालों के लिए, आप सबके लिए इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। आप लोगों ने देव संस्कृति को भी जिंदा रखा है और अपने पुराने मेले की संस्कृति को भी जिंदा रखा है। और सांस्कृतिक जो हमारी धरोहर है, चाहे वो नाटी है, चाहे हमारा बोली भाषा है, चाहे हमारा पहनावा है, बाकी जगह तरक्की होने के साथ साथ, आगे बढ़ने के साथ साथ, विकास होने के साथ साथ अपनी धरोहर पीछे छूटती जा रही है। और मेरा यह मानना है कि वो अच्छी स्थिति नहीं है। हम कहीं भी पहुंचे तरक्की की राह पर, लेकिन अपनी संस्कृति से जुड़ाव सदैव रहना चाहिए। हमारे नौजवान इस बात को लेकर के, मैं विशेष तौर से मैं इस बात को कहना चाह रहा हूं, हम कितने भी पढ़ ले, कितने भी ऊंचे पद पर पहुंच जाएं, लेकिन संस्कृति से, अपने संस्कार से नाता कभी नहीं तोड़ना चाहिए। यह बहुत आवश्यक है। और ऐसे में मैं मानता हूं कि कुल्लू में बहुत अच्छी परंपरा है। अगर देवता कहीं मेले में जाता है, एक देवता के साथ एक स्थापित जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुरूप गांव के उस हार के सब जो जिम्मेवार लोग, जिनको उस देवते के साथ जाना होता है, ड्यूटी लगती है, तय होता है, और वो जाते हैं उस कार्यक्रम का आयोजन, चाहे दिन 2 लगे, चाहे 4 लगे, लेकिन देवते की ड्यूटी पूरी करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर थोड़ा सा फर्क पड़ने लग पड़ा है। अब देवते को भी गाड़ी लाओ, गाड़ी में डालो, गाड़ी में जल्दी पहुंचाओ, और उसके बाद जो 1 दिन का कार्यक्रम होता था उसको आधे दिन में ही समाप्त करके अपने घर, क्योंकि बोलते जी टाइम नहीं। टाइम तो पहले भी ज्यादा थोड़ी था, और टाइम तो ऐसी चीज है कि जो हमेशा आदमी के पास कम होता रहेगा। लेकिन अपनी संस्कृति और संस्कार के लिए मुझे लगता है कि समय निकालने की आवश्यकता है, वो निकालना चाहिए। यहां शौरी जी कह रहे थे, हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार के 4.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, और 4.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद आप समझते हैं, अच्छी तरह से इस बात को समझते हैं कि अगले वोट भी नजदीक आ गए। अब वो भी एक काम हमारे सामने होगा। मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सबका बहुत बड़ा सहयोग मिला है, हर कदम पर साथ मिला है, हर कदम पर सहयोग मिला है। और खास तौर से इस प्रकार का
काम करने का सौभाग्य जब से मुझे मिला, हमने कोशिश की है हिमाचल प्रदेश में जहां गरीब है उसकी मदद कैसे की जाए, ज्यादा से ज्यादा मदद उसकी कैसे हो, उस बात को सुनिश्चित करने की हमने कोशिश की। इसलिए आपने देखा होगा 4.5 साल के कार्यकाल में हमने हिमाचल प्रदेश में प्रयत्न किया है। मैं कार्यक्रम में गया और उस कार्यक्रम में बैठ करके मैंने कहा कि हमारे कुछ जो विपक्ष के मित्र कहते हैं कि जयराम ने कुछ नहीं किया। मैंने कहा ऐसा है कि अगर हमने किया है तो मैं चाहूंगा कि आप सब लोग को, मैंने उनके बीच में कहा कि मैं चाहूंगा कि आप उसमें बताएं कि ये हुआ है कि नहीं हुआ है। और एक एक बात का हमने जिक्र किया। और वहां पंडाल में जितने भी लोग बैठे थे, चाहे वो प्रदेश सरकार की योजना से लाभान्वित हुए होंगे, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना से लाभान्वित हुए होंगे, लेकिन पंडाल में बहुत संख्या थी, उसके बावजूद एक भी आदमी ऐसा नहीं था जिसको कोई लाभ नहीं मिला हुआ। हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से लाभ मिला है प्रदेश सरकार का और केंद्र सरकार। हमने कहा कि पेंशन लगाने का निर्णय हमारा पहला निर्णय था। पहले हमने 70 साल के ऊपर बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान किया। अब के इस बजट में हमने कहा 70 नहीं 60 साल के ऊपर सभी बुजुर्गों के लिए पेंशन देंगे, पेंशन का प्रावधान किया। हमने कहा 60 साल से ऊपर जितने भी लोग यहां पर हैं वो हाथ खड़ा करें कि क्या उनको इस बात का लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लोगों के बहुत सारे हाथ खड़े हुए, कहा कि लाभ हो रहा है। और यहां भी खड़े कर रहे हैं, देखो बुजुर्ग लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं। हमने आगे बढ़ करके कहा कि यहां माताएं बहनें यहां पर बैठी हैं, आज माताएं बहनें हमको बताएं कि कोई एक घर भी ऐसा बचा है जहां गैस का चूल्हा नहीं पहुंचा है। पहुंचा कि नहीं पहुंचा है? गैस के चूल्हे सब घर में हैं? हाँ हैं तो हाथ खड़ा करो, किसके घर में नहीं तो उसको भी दे देंगे फिर। तो हाथ खड़े हो रहे, हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचा। फिर भी बोलते बोलते जयराम ने किसी ने किया। और उसके बाद आगे बढ़ करके हमने कहा कि यहां पर ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो किसान हैं और किसान हो करके आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उनके खाते में 2000 रुपए डाले होंगे किसान सम्मान निधि के। अगर हैं कोई तो हाथ खड़ा करने के लिए हमने कहा तो सब लोगों ने हाथ खड़े किए। और यहां पर भी देख रहा हूं मैं बहुत सारे लोग हाथ खड़े किए। फिर भी बोलते कि जयराम ने किसी नहीं किया। उसे आगे बढ़कर के हमने कहा कि हमारी सरकार ने यह निर्णय किया, हमने कहा चाहे वो बीपीएल परिवार की बेटियां हैं और जब बेटी की शादी होगी, बीपीएल परिवार की बेटी की शादी होगी, उस दिन शगुन का 31,000 रुपए हम अपनी सरकार की ओर से उस बेटी को देंगे। ये भी हमने निर्णय किया। उसे आगे बढ़कर के हमने ये किया, कोई आदमी अगर ऐसा लाचार हो गया, ऐसी बीमारी का शिकार हो गया, चल नहीं सकता है, अपना काम नहीं कर सकता है, चाहे उसकी किडनी फेल हो गई, कैंसर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, पैरालिसिस हो गया, हम उसके खाते में 3,000 रुपए अगर हर महीने का डाल रहे हैं, हर महीने की उसको मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हमने इस बात को कहा, मैंने कहा चलो कुछ भी है, अगर कुछ रह गए हैं तो मुझे एक बात बताओ। मैंने कहा इस कोरोना के दौरान बोलते हैं हमने, मोदी जी ने पूरे देश भर में वैक्सीन की शुरुआत की,
तो यहां कोई आदमी ऐसा है कोई जो वैक्सीन के बिना रहा? मैंने कहा हाथ खड़ा करो बोलेगा, तो कांग्रेसियों के हाथ भी खड़े हो गए। मैंने कहा एक डोज लगाई तो एक करो, दो लगाई तो दो हाथ खड़े करो, फिर दोनों हाथ खड़े कर दिए। तो मैंने कहा आप लोगों को भी वैक्सीन की डोज मिल गई और 2 डोजें मिल गई, बिना पैसे के मिल गई, इसलिए आप कम से कम भगवान के लिए ये मत कहो कि मोदी जी कुछ नहीं किया, जयराम ने कुछ नहीं किया। जहां भी हिमाचल प्रदेश में हर घर की अगर बात आई है, हर घर में कहीं ना कहीं किसी न किसी योजना के अंदर लाभान्वित हुआ है परिवार। किसी को मकान दिया गया, किसी को उसके इलाज के लिए हमने हिमकेयर के माध्यम से मदद की है, किसी को सहारा योजना का लाभ मिला और किसी को आयुष्मान भारत का लाभ मिला। कोई परिवार हिमाचल प्रदेश में ऐसा परिवार नहीं है जिसको लाभ नहीं मिला। और अभी तो हमने और आगे बढ़कर के 15 अप्रैल को 15 तारीख को जो है हमने हिमाचल दिवस के ऊपर 15 अप्रैल को हमने और घोषणा की। हमने कहा गैस का चूल्हा हमने हर घर में पहुंचा दिया। 3,25,000 गैस के चूल्हे हमने गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत हर घर में गांव में पहुंचा दिए। उसके बाद हमने कहा कि हमारी माताएं बहनें हमारी आबादी का 50% हिस्सा है। आज माताएं बहनें बाजार जाती हैं, काम करती हैं, काम करने के बाद सामान घर को लाना है, कुछ और कोई जरूरी काम है, दफ्तर में जाना है, माताएं बहनें बड़ी संख्या में जाती हैं। हमने कहा कि आबादी का 50% हिस्सा महिलाओं का है, इसलिए महिलाओं से हमने तय किया कि किराया भी 50% लेंगे, आधा ही लेंगे। पुरुष ताड़ी नहीं बजा रहे। ये सीधा लाभ पुरुषों को हुआ है, मैं बता रहा हूं। बटुआ तो आपका ही खुलता है। जब कोई महिला बाजार जाती है तो उसको वो तो बोलती है, किसके बहुत महिलाएं ऐसी होती जिनके पास अपने पास भी पैसा होता नहीं, तो बटुआ तो आपका ही खुलता है, इसलिए ताड़ी तो आप लोगों को बजानी चाहिए। आते पैसा बच गया आपका। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप घर में लाट साहब की तरह बैठ रहे हैं। अब महिलाओं को सारे काम के लिए बजा, तू ये सब्जी भी ला, तू ये काम भी कर, तू ये बच्चों की पढ़ाई के लिए ये सामान लाना है, तो महिलाओं को भेजते रहे 50% के चक्कर में। ऐसा मत करने का। अच्छा, उसके बाद हमने कहा आगे बढ़ करके हमने में गांव में नलके लगे हैं, आधे लोग पानी का किराया देते हैं, आधे देते नहीं है। हमने कहा जो आधे नहीं देते हैं तो बाकी जो आधे देते हैं उनसे लेते क्यों है? हमने तय किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो नलका लगा होगा उसका कोई किराया नहीं लेंगे, उसका कोई पैसा नहीं लेंगे। ये भी हमने तय किया। फिर भी बोलते कांग्रेसी बोलते पानी भी उनको मुफ्त दिया। पानी तो उनको खूब पिलाना इस बार, और मुफ्त पानी पिलाना है। उसमें आप सबका मदद चाहिए, आप सबका सहयोग चाहिए। और उससे आगे बढ़कर के हमने ये भी तय किया हिमाचल प्रदेश में हमारे बिजली के प्रोजेक्ट इस सैंज घाटी में, लारजी के हमारे इस इलाके में, कुल्लू के इलाके में एक नहीं अनेक प्रोजेक्ट लगे बिजली के। यहाँ शौरी ने जिक्र कर रहे थे। और ऐसी सूरत में जब हम बिजली दूसरे प्रदेशों को बेचते हैं, हमने कहा हमारे हिमाचल के गरीब लोगों के लिए इसमें मदद क्या मिल रही है। और इसलिए हमने तय किया कि हिमाचल प्रदेश में जो गरीब लोग हैं, जो कम बिजली खर्चते हैं, उसके लिए हमने तय किया कि 125 यूनिट तक बिजली खर्चने वाले जितने भी लोग होंगे हिमाचल प्रदेश में उनको 0 बिल देंगे। यानी कि लेकिन अगर ये सारी चीजें अगर हम कर रहे हैं तो आप सबसे भी हमको सहयोग चाहिए। अगर महिलाओं के लिए हमने 50% किराया
माफ किया है, कम किया है, उसमें महिलाओं का सहयोग, उनका आशीर्वाद हमको चाहिए। इस बात के लिए हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में मातृशक्ति अगर खड़ी होगी तो सिर्फ भाजपा के साथ खड़ी होगी, नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ खड़ी होगी, भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करेगी। हमने आशा वर्कर का, जहां मैं देख रहा था आशा वर्कर की हमारी बहनें यहां पर खड़ा होकर के हमारा अभिवादन कर रही थी, धन्यवाद कर रही थी, वो बैनर लगा करके क्यों कर रहे थे? उन्होंने कोविड के संकट में बहुत मेहनत की, अपने जीवन को भी जोखिम में डाल करके उन्होंने लोगों की जान बचाने के लिए काम किया। और हमने कहा कि अगर काम किया है तो उनकी जो है उनका ऑनरेरियम बढ़ना चाहिए, उनका पैसा बढ़ना चाहिए। हमने उनके पैसे में बढ़ोतरी की और आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हमने आशा वर्कर को की। और इसी तरह से आंगनवाड़ी वर्कर के लिए भी हमने बढ़ोतरी की। 1700 रुपए की बढ़ोतरी हर महीने की आंगनवाड़ी वर्कर के लिए की और 1825 रुपए हमने आशा वर्कर के लिए की। और एक मजदूर मजदूरी करने वाला, हिमाचल के इतिहास में पहली बार अगर किसी मजदूर की दिहाड़ी जो है 50 रुपए एक साथ बढ़ी है तो हमारी सरकार ने इस बजट में उसको बढ़ाया है। 50 रुपए का मतलब है कि उस मजदूर को एक महीने का 1500 रुपए का लाभ होगा, 1500 रुपए उसको ज्यादा मिलेंगे। उसकी मेहनत का फल उसको मिलना चाहिए। ये हमारी सरकार ने सोचा और हमने ये सब काम किया है। चाहे वो मिनी आंगनवाड़ी वर्कर हैं, चाहे हमारे पार्ट टाइम वर्कर हैं, चाहे हमारे खिचड़ी वाले हैं, सबका पैसा, चाहे पंचायत चौकीदार है, चाहे नंबरदार हैं, चाहे रेवेन्यू में लगे हमारे चौकीदार हैं, सबका किसी का भी पैसा हमने 900 रुपए से कम नहीं किया। 900 रुपए की बढ़ोतरी सबके लिए की है। आप अंदाजा लगाइए, एक बात का अंदाजा लगाइए, जब कांग्रेस की सरकार थी तो हिमाचल प्रदेश में लगभग 4 लाख जो है वो पेंशन थे, जो पेंशन जिनको मिलती थी, वृद्धावस्था और उसके बाद दूसरे जो पेंशन मिलती है, हैंडीकैप की हो गई, विधवा की हो गई। और हमने ये पेंशन जो है 4 लाख से बढ़ा करके कितने लोगों के लिए दे दी? 7 लाख से ज्यादा लोगों को हिमाचल प्रदेश में पेंशन मिल रही। हिमाचल प्रदेश में पेंशन पर कांग्रेस की सरकार में 400 करोड़ रुपए खर्च होता था एक साल का, और हमारी सरकार खर्च रही है 1300 करोड़ रुपए एक साल का। 3 गुना से भी ज्यादा पैसा हम खर्च रहे हैं। और इसके अतिरिक्त और बहुत सारी चीजों को लेकर के हिमाचल प्रदेश में जो संभव हो पाया हमसे, वो हमने करने की कोशिश की। मैं आप सबका इस बात के लिए भी धन्यवाद करता हूं, कोविड के संकट में आप लोगों ने बहुत जिम्मेवारी के साथ दिया, सहयोग दिया। वैक्सीन लगाने की अगर बात आई तो आप लोगों ने रिकॉर्ड स्थापित किया। पूरे देश भर में हिमाचल पहला राज्य है जिसने सबसे पहले कोविड की पहली डोज भी पूरी की, और उसके बाद दूसरी डोज को पूरा करने की बात आई तो पूरे देश में सबसे पहले दूसरी डोज भी पूरी की। क्या आप सबके सहयोग के बिना संभव नहीं हो सकता। और जो कांग्रेस के नेता आज जो बहुत कुछ बोलते हैं, आज अगर हम हजारों की संख्या में इस प्रकार से यहां पर इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हुए यहां पर अगर बैठे हैं तो श्रेय जाता हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, जिन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन उपलब्ध की। कोविड को रोकने के लिए जितना भी पैसा खर्च करना पड़े उन्हें परवाह नहीं की, और आज उसके कारण जो है हम यहां पर सामूहिक रूप से इस प्रकार के मेले का आयोजन कर रहे हैं। नहीं तो पिछले 2 वर्षों से स्थिति थी कि मेले भी बंद, नाटी भी बंद, शादियों में भी रोक। ये परिस्थिति हमारे सामने इस प्रकार की थी जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे। इसलिए भाई और बहनों, मैं आप सबके बीच में इतना ही कहना चाहता हूं, इस देश को आवश्यकता है नरेंद्र भाई मोदी जी की, एक मजबूत नेतृत्व,
एक नेतृत्व जो निर्णायक नेतृत्व है। देश के अंदर उनकी लोकप्रियता आपके सामने है, लेकिन देश के बाहर भी अगर जाते हैं, अभी देखा आप लोगों ने उनका विदेश में यूरोपियन कंट्रीज में जहां जाना हुआ, किस प्रकार से उनका अभिनंदन स्वागत वहां पर हुआ। और हमारे लिए यह गर्व की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, जिनको पूरा देश नहीं दुनिया जो है स्वीकार करता है सबसे मजबूत नेता तो नरेंद्र भाई मोदी, सबसे लोकप्रिय नेता तो नाम एक ही आता है, नरेंद्र भाई मोदी। इसलिए भाई और बहनों, मेरा आप सबसे यही निवेदन है, ये डबल इंजन की सरकार, केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार, दोनों मिलकर के हम काम कर रही है। और मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल प्रदेश के लिए जब हमको सहयोग की जरूरत पड़ती है, मोदी जी कभी मना नहीं करते हैं। हिमाचल के लिए हमने कहा कि स्पेशल असिस्टेंस की हमको मदद मिलनी चाहिए, थोड़ा ज्यादा मिलनी चाहिए। छोटा प्रदेश है, कोविड के कारण सारा टूरिज्म यहां पर प्रभावित हुआ, कोविड के कारण हमारा विकास यहां पर प्रभावित हुआ। उन्होंने हिमाचल प्रदेश को विशेष मदद के तहत 800 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमको जारी किया। आज जिन स्कीमों का जिक्र यहां पर कर रहे हैं, जल जीवन मिशन की स्कीमों का जिक्र कर रहे हैं, यहां पर दूसरे विकास कार्यों का, यहां पर सड़कों का जिक्र हो रहा है, पुलों का जिक्र हो रहा है, भवनों का जिक्र हो रहा है, तो ये डबल इंजन की सरकार की वजह से हो रहा है। आज हमने यहां पर शिलान्यास किया और शिलान्यास में मैं देख रहा था, कुल मिलाकर के जो शिलान्यास हमने यहां किए उसमें तो 2 चीजों का प्रमुख रूप से था, लेकिन इसके अलावा अभी हम बंजार में भी जाने वाले हैं। 57 करोड़ रुपए के शिलान्यास हुआ, उद्घाटन वहां पर है, और कुल मिलाकर के आज के दिन इस विधानसभा क्षेत्र में 62 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास होने वाले हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ हमारे शौरी जी कह रहे हैं कि कुछ चीजें हुई हैं, अच्छी हुई हैं, लेकिन कुछ चीजें और होनी चाहिए। और मैं इनको कह रहा था कि अब तो भाई जितना विकास की दृष्टि से आपके इस विधानसभा क्षेत्र में किया जा सकता था वो हमने करने का प्रयत्न किया है, प्रयास किया है, लेकिन इसके अलावा 2-3 चीजें इन्होंने और कही है कि वो करने की जरूरत रहेगी। यहाँ पर मैं आपके बीच में यही कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो आज हमने यहाँ जिस मंदिर का यहाँ पर शिलान्यास किया है, इस कार्य को जल्दी हम पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ें। हालांकि इसके लिए बजट का प्रावधान जो है वो लाडा की ओर से कर दिया गया है, और जरूरत पड़ेगी तो उसमें और भी करने की हम कोशिश करेंगे। देवता लक्ष्मी नारायण जी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, यही मैं प्रार्थना करता हूं। और इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने कहा कि मिनी सचिवालय, यहाँ पर जो मिनी सचिवालय यहाँ पर, यहाँ जिसको कंबाइंड ऑफिस बिल्डिंग बोलते हैं हम, उसको बनाने की जरूरत है। जितने भी ऑफिस है, मैंने इनसे कहा है कि उसका प्रॉपर जो है वो एक तो लैंड उसके लिए आइडेंटिफाई कर लें, और उसके अलावा पूरा प्रोजेक्ट बना करके कितने दफ्तर हैं, कौन कौन से दफ्तर हैं, उनको हम एक बिल्डिंग में कैसे ला सकते हैं, उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी जो है यहाँ पर कंबाइंड ऑफिस बिल्डिंग का जो है वो भवन यहाँ पर बने। और उसके लिए जैसे उसका एस्टीमेट, उसकी ड्राइंग बन करके आती है, तो बहुत जल्दी इसका हम यहाँ पर शिलान्यास भी करेंगे। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। एक और चीज यहाँ पर कही कि यहाँ पर समूचे सैन घाटी में पर्यटन की बहुत बड़ी संभावना है। इस बात को मैं भी महसूस करता हूँ। और पर्यटन कुल्लू जिला का पूरे प्रदेश भर में नहीं, पूरे देश भर में जाना जाता है। पर्यटन बहुत महत्वपूर्ण यहाँ का एक व्यवसाय भी है, आकर्षण भी है।
और इसलिए यहाँ पर जो बात कही गई है कि नई राहें नई मंजिल के अंतर्गत जो है एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन यहाँ डेवलप करने की दृष्टि से हम काम करना चाहते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जो हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से कहाँ कौन सी चीज की जा सकती है यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से, उस सारी चीज को चिन्हित करें, प्लान करें, और जहाँ उसको नई राहें नई मंजिल में या किसी ने हमने दूसरे जो हमारा एडीबी का जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत उसके लिए पैसे का प्रावधान करना होगा तो हम निश्चित रूप से करेंगे। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। और इसके अलावा एक और चीज जो बात कही यहाँ पर कि सीएचसी यहाँ पर बनी हुई है, लेकिन डॉक्टर की संख्या उसमें बताई गई है 2 है। मैं आप सबके बीच में यही कहना चाहता हूँ, जो सीएचसी सैंज है इसकी बेड कैपेसिटी बढ़ाने के लिए भी आग्रह किया गया है, तो एट प्रेजेंट इसमें बेड कम है अभी तक, और मैं यही कहना चाहता हूँ सीएचसी सैंज की जो है बेड कैपेसिटी को बढ़ा करके इसको 50 करेंगे, और डॉक्टरों की जो पोस्टें बढ़ाने के लिए जो बोला गया है उन पोस्टों को भी यहाँ पर बढ़ाएंगे ताकि यहाँ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधा यहाँ पर उपलब्ध हो सके। इस बात को भी हम सुनिश्चित करेंगे। स्वाभाविक रूप से जब बेड कैपेसिटी बढ़ती है तो फिर उसमें ये प्रोविजन अपने आप साथ जुड़ जाता है, उसमें जो है वो नाइट ड्यूटी पर भी डॉक्टर और नर्सेज रहती है उसमें, तो ये प्रावधान भी उसके साथ में होगा। इसी के साथ में एक स्कूल का जिक्र किया यहाँ पर, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल सीएन, तो उसको अपग्रेड करके हाई स्कूल करने की बात कही है, तो उसको मैं हाई स्कूल करने की यहाँ पर बात करता हूँ, तो हाई स्कूल बना देंगे। और एक कनौन जो है यहाँ पर हाई स्कूल है, और इस हाई स्कूल को अपग्रेड करके सीनियर सेकेंडरी स्कूल करने की बात कही गई, तो उसको सीनियर सेकेंडरी स्कूल बना दिया जाएगा। और एक स्कूल यहाँ पर बताया गया है कि भाई कहाँ ये मणिहार में बताया कि गड़सा घाटी में है, और ये प्राइमरी स्कूल है, इस स्कूल को मिडिल स्कूल करने की भी मैं यहाँ पर घोषणा करता हूँ ताकि वहां पर की सुविधा मिल सके। और उसी तरह से एक ये स्कूल है कोशीधार करके, हाँ कोशीधार करके ये स्कूल है, और इसमें ये स्कूल प्राइमरी स्कूल है, इसको अपग्रेड करके मिडिल स्कूल करने की बात कही गई है, लेकिन बच्चे होने चाहिए। हाँ जी, कई बार क्या होता है कि हम घोषणा कर देते, बाद में पता लगता है बच्चे 2 हैं। बच्चों की संख्या होनी चाहिए, इस बात को सुनिश्चित करना होगा। और उसी तरह से आगे बढ़कर के जो एक सैंज घाटी के जो विस्थापकों से समस्या है, जो जिसको बार बार आप कहते हैं, उसके समाधान के लिए हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। जो आरआर प्लान का जो उसमें एक जिक्र आया है, उस कमी को उसको दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। उसका रास्ता निकल आएगा तो हम कोशिश करेंगे उसका कोई न कोई समाधान निकले, और ताकि उन लोगों को जो प्रभावित है उनको उसका लाभ मिल सके, इस बात को भी हम सुनिश्चित करेंगे। एचपीपीसीएल के अंतर्गत जो है वो लाडा के लिए जो लाडा का जो पैसा बताया गया कि 9 करोड़ रुपए है, तो उसमें मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि थोड़ी टेक्निकल चीजों को लेकर के थोड़ा उलझा हुआ है वो, लेकिन वो बहुत जल्दी उसको भी हम करके तैयार करें, उसका अभी कोई समाधान निकालेंगे ताकि आपको डेवलपमेंट के लिए ये जो है ये पैसा आप मिल सके, ताकि इस क्षेत्र के विकास के लिए आप काम कर सके। एक ये त्रेड़ा ब्रिज की अगर बात कही है तो इसका भी बहुत जल्दी इसका जो है, कहाँ ये त्रेड़ा ब्रिज, बड़ा ब्रिज है, तो इसको भी बना करके आने वाले समय में जहां भी जो भी इसके लिए करना पड़ेगा उसको भी हम करेंगे। इसके लिए भी बजट का प्रावधान करके इसको पूरा करेंगे। और मुझे इस बात की खुशी है कि यहाँ आपके पुलिस थाना यहाँ पर हो गया, कॉलेज बिल्डिंग के लिए यहाँ पर विकास मतलब कार्य चला हुआ है, लगभग 15 करोड़ की लागत से चला है, कार्य प्रगति पर है। आईटीआई का पैसा जो यहाँ पर भवन है वो भी लगभग 7 करोड़ की लागत से उसका भी भवन का कार्य चला हुआ है। और बस स्टैंड का जो एफसीए का जो अप्रूवल उसका हो गया है शीघ्र ही उसकी, और बाकी उसकी ड्राइंग और सारी एस्टिमेशन बनने के बाद जो है उसका काम हम शुरू करने की कोशिश करेंगे। और इसी तरह से मुझे इस बात की भी खुशी है कि
अटल आदर्श योजना के लिए भी आपने इसी इलाके को चुना है। अटल आदर्श योजना के अंतर्गत जो विद्यालय बनेगा वो एक बहुत महत्वपूर्ण योजना हमारी सरकार की है। उस योजना के अंतर्गत यहाँ के लोगों को, यहाँ के बच्चों को खासतौर से जो पढ़ने की एक अच्छी बेहतरीन सुविधा मिलेगी, उसका भी आप लोग लाभ उठाएंगे। अब ये सारी चीजें तो मेरी तरफ से हुई, अब थारी बारी भी आई दिख रही, और उस बारी में आप क्या करेंगे? कभी कभी लगा थोड़ा सा भी, थोड़ा जिसको बोलते हैं हमारी पहाड़ी भाषा में भी हैड़ा भी लगा कि भाई पीछे एक फेरा आया लोकसभा के चुनाव का, धोरण की तत्व नहीं की तरह, तुम खरी मानना चाहे बुरी मानना, जैसी उम्मीद थी उसके मुताबिक कमी रह गई। हमने कमी नहीं छोड़ी, लेकिन कमी आप लोगों की तरफ से छूटी है भाई। ये नहीं छूटनी चाहिए, आने वाले समय में नहीं छूटनी चाहिए। ये हमारा रिश्ता ऐसी कमी छूटने से कमजोर होता है। इस रिश्ते को मजबूत करने की जरूरत है। आपके ही काम आएगा, ये मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि हम पहाड़ी लोग हैं, गांव के लोग हैं, और पहाड़ी अगर आगे बढ़कर के अगर काम करने की अगर बात करेंगे भी, तो कम से कम इस बात को मैं जरूर कहना चाहूंगा, पहाड़ के लोगों के दुख दर्द को जो करीबी से समझता है, जिसने ये पहाड़ उतरे हैं, चढ़े हैं, जिंदगी भर इसमें उस उतार चढ़ाव की जिंदगी को देखा है, महसूस किया है, तो मैं कह सकता हूं शायद ही दूसरा कोई आदमी उस पहाड़ी की जो है उस पीड़ा को समझ सकता है। इसलिए मेरा आप सबसे इसलिए सारी बातों को एक तरफ छोड़, जो हम सब लोग हैं, हमारा एक रिश्ता है, हम नजदीक के हैं, हमारा एक कल्चर है, हमारा एक सुबह शाम हमारे मिलने का सिलसिला है। इसे मजबूत करने की आवश्यकता है, मजबूत रखने की आवश्यकता है। ये मैं कहना चाहता हूं आप सबसे। काम कुछ आज होंगे, कुछ कल होंगे, कुछ परसों होंगे, क्योंकि काम जिंदगी में खत्म नहीं हो, जिंदगी खत्म हो जाती है लेकिन काम कभी खत्म नहीं होते, मैं इस बात को कहता हूं। लेकिन कभी जो भावनाओं का रिश्ता है, वो रिश्ता जो है वो महत्वपूर्ण होता है, उसको समझने की आवश्यकता है। और इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी पीड़ा हमसे बेहतर कोई दूसरा समझेगा, ऐसा मुझे लगता नहीं। मैं इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि हमारा रिश्ता इस तरह का है। इसलिए आने वाले समय में इस बात को ध्यान में रखना आप लोग। डबल इंजन की सरकार, नरेंद्र भाई मोदी जी का हिमाचल के साथ लगाव, हिमाचल के लोगों के साथ प्रेम, उनका स्नेह, उनका सहयोग, अगर हम चाहते हैं कि ये बना रहे, ये आशीर्वाद उनका बना रहे, तो सारी बातें छोड़ करके हमको मिल करके आगे एक दिशा में बढ़ना है कि जहां दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। और ये मैं कहना चाहता हूं, हमारे दूसरे मित्र बहुत आजकल थोड़ा उछल कूद कर रहे हैं और चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे हैं कि बस आए हम, हमारी बारी आ गई। उनको इस बात को समझाना पड़ेगा, और मैं समझता हूं कि वक्त ने समझा भी दिया है। अब बारी का रिवाज खत्म हो गया। उत्तराखंड में अभी चुनाव हुए, बारी के हिसाब से कांग्रेस वाले बोल रहे थे कि हमारी बारी है, नहीं आई बारी, उनकी बारी फिर धामी जी की वहां पर आई, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर बनी। और बारी का जिक्र उत्तर प्रदेश में कर रहे थे।
37 वर्षों के बाद फिर से भारतीय जनता पार्टी के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई, सरकार के बाद फिर वही सरकार। 4 राज्यों में आपने देखा भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, चारों राज्य में भाजपा की सरकारें बनी, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, गोवा में, मणिपुर में। और जो बोलते थे कि हमारी बारी आई, पंजाब में तो ऐसे बोलते थे बस हम तो बस चन्नी साहब तो आ गए, बस आ गए। परिणाम निकला, चन्नी साहब 2 जगह से लड़े, दोनों जगह से ही चुनाव हार गए। जो पार्टी पूरे देश भर में खत्म हो गई। उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं, 403 में से कितनी सीटें आई? 2। अब आप अंदाजा लगाइए, पूरे देश भर में उनका साम्राज्य समाप्त हो गया। 1-2 प्रदेशों में कहीं बची है, वो भी जाने वाली है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में मैं इस बात को मैं जरूर कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हमने गरीब लोगों के लिए सेवा करने का हमने प्रयत्न किया है इन 4.5 वर्ष के कार्यकाल में, गरीब आदमी की जिंदगी इस कोविड के दौरान किस प्रकार से बचाई जा सके, वो कांग्रेस के लोग उनके जमाने में 50 साल सत्ता में रहने के बाद दो यहां पर ऑक्सीजन प्लांट हिमाचल प्रदेश में थे, एक शिमला में, एक टांडा में। आज मेरे हिमाचल प्रदेश में 50 ऑक्सीजन के प्लांट लगे हैं, 50 ऑक्सीजन। जो कांग्रेस के लोग 50 साल सत्ता में रहे, 50 वेंटिलेटर हिमाचल प्रदेश में थे, उसमें से 30 चलते थे, 20 चलते नहीं थे। आज मेरे हिमाचल प्रदेश में 1050 वेंटिलेटर हिमाचल प्रदेश में हैं। आदमी का जीवन बचाने के लिए भी इतने लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद वो व्यवस्था नहीं कर पाए। इसलिए अगर बातें कहने की होगी, चुनाव के दिन आएंगे तो उस वक्त हम बात करेंगे। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में 8 वर्ष का कार्यकाल उनका पूरा होने जा रहा है। अभी 30 तारीख को प्रधानमंत्री के बतौर उंगली उठा करके कोई कह नहीं सकता है प्रधानमंत्री जी की ओर। जहां कांग्रेस की सरकार होती थी तो आरोप क्या लगते थे? 76,000 करोड़ रुपए का, 1,86,000 करोड़ रुपए का घोटाला। ये अंतर है जिसे समझने और समझाने की आवश्यकता है। आज हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार है और हमारी सरकार में 4.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया, लेकिन 4.5 वर्ष के कार्यकाल में कोई आरोप लगा करके देखे। ठीक है, काम में कमी छूट जाती है, कभी कहीं कसर रह जाती है, कोई गलत करता है, वो सारी चीज होती है, लेकिन उसके बावजूद जो मुख्यमंत्री पर जिस प्रकार के आरोप हमने पिछले 25 सालों में, 30 सालों में लगते हुए देखे हैं, आज कोई हिमाचल प्रदेश का आदमी कोई उंगली उठा करके देखे नहीं कह सकते। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हमने इस हिमाचल प्रदेश इस देवभूमि को देव संस्कृति के अनुरूप हमने आगे बढ़ाया है। यहाँ की संस्कृति और संस्कार के अनुरूप हमने आगे बढ़ाने की कोशिश की है। जहां तो टोपी की भी राजनीति होती थी कि हरी टोपी वाली सरकार वो होगी, लाल टोपी वाली वो होगी, हमने कहा टोपी हिमाचल की है, सबकी है, ना किसी पार्टी की है, ना किसी नेता की है। ये हिमाचल की संस्कृति का प्रतीक है, ये हिमाचली टोपी है और इसलिए टोपी के साथ राजनीति बंद करने की जरूरत है। हमने कहा इस राजनीति को बंद करना चाहिए। क्या हिमाचल प्रदेश देवभूमि में यह संस्कृति बन गई थी कि एक दूसरे के खिलाफ मामले दर्ज करते थे। इस नेता के खिलाफ ये ज्यादा बोलता है, इसके खिलाफ मामला दर्ज कर दो, दूसरा ज्यादा बोलता है, उसके खिलाफ मामले दर्ज कर दो। 4.5 वर्ष के कार्यकाल में हमने संस्कृति को भी समाप्त किया। हमने कहा हिमाचल देवभूमि के रूप में अगर जाना जाता है तो यहाँ बदले की भावना से, प्रतिशोध की भावना से राजनीति, द्वेष की भावना से राजनीति नहीं होगी। काम यहाँ पर विकास पर होगा, विकास के लिए हम आगे बढ़ करके काम करेंगे। इस भाव के साथ हमने काम किया। ये अंतर है जिसको समझने और समझाने की आवश्यकता है। इसलिए भाई और बहनों, बहुत वक्त लगेगा, आने वाले समय में जब चुनाव का वक्त आएगा तो बात कहेंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आप सब इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से हमको सहयोग दे रहे हैं, उस सहयोग को आप कायम रखिए। हम आपको निराश नहीं होने देंगे।
जहां विकास चाहिए वहां पर विकास होगा। जिसके लिए जो मदद करने की होगी वो मदद करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। यही मैं आज के इस कार्यक्रम में कहना चाहूंगा। और एक बार फिर से देवता लक्ष्मी नारायण के आशीर्वाद लेकर के मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। बहुत सारे देवता और भी यहाँ पर आए हैं, सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद से मैं अपनी बात को यहाँ पूरा करता हूं। और बहुत जल्दी इस भवन को बना, इस मंदिर को आप बना करके तैयार करें, और बनाने के बाद जो है जब इसकी जब प्रतिष्ठा होगी, जब इसको पूरा बना करके आप जो है वो यहाँ पर उसका लोकार्पण करेंगे, तो मैं आप सबके बीच में जरूर कोशिश करूंगा कि आप सबके बीच में आकर के देवता लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद भी लूं, आप सबका भी आशीर्वाद लूं। और यहाँ जो सराय भवन के लिए यहाँ पर बताया गया है, मैं ये चाहूंगा कि सराय भवन के लिए यहाँ पर आप लोग इसका पूरा एस्टिमेशन बनाएं। और सराय भवन के लिए मैं 10 लाख रुपए सरकार की ओर से यहाँ पर देने की घोषणा करता हूँ। और इतनी बात कहते हुए आप सबका